आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूँ तो थोड़ी परेशान करने वाली स्थिति पर बात करने वाले हैं। मतलब कल्पना कीजिए कि हमने दुनिया का सबसे शानदार, सबसे चौड़ा और एकदम तेज डिजिटल एक्सप्रेसवे बना दिया है। बिल्कुल, जहां सारे नियम तय हैं और सब कुछ बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। हाँ, और टोल प्लाजा भी एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को इस शानदार हाईवे पर चलना है ना, हम अचानक से उनसे उनकी गाड़ियां ही छीन रहे हैं। मतलब बिना गाड़ी के इस हाईवे का क्या फायदा। सही कहा आपने। और मजे की बात यह है कि ये विरोधाभास कोई किताबी बात नहीं है, ये एक बहुत ही कड़वी जमीनी हकीकत बन चुकी है। एकदम। तो आज हमारे पास इस चर्चा का आधार है वित्तीय सेवा विभाग के पूर्व सचिव देबाशीष पांडा जी का लिखा एक बहुत ही अहम लेख, और साथ ही स्मार्टफोन बाजार से जुड़े कुछ बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े भी हैं। मुख्य मिशन है वो ये समझना है कि एक तरफ जहां जैम ट्रिनिटी मतलब जनधन, आधार, मोबाइल और यूपीआई के बदौलत भारत में एक इतनी बड़ी डिजिटल क्रांति आई है। हाँ, जिसने पूरी अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया है। वही तो। लेकिन दूसरी तरफ आम नागरिक इस पूरी क्रांति के सबसे जरूरी टूल यानी स्मार्टफोन से ही दूर क्यों होता जा रहा है। देखिए, इस पूरी गुत्थी को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले बाजार के ताजा आंकड़ों पर नजर डालनी होगी। अगर हम वित्तीय वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के आंकड़ों का विश्लेषण करें। अच्छा, Q4 वाले आंकड़े ना। हाँ, Q4 के आंकड़े। तो स्मार्टफोन शिपमेंट में पिछले साल की तुलना में 7% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। एक मिनट, 7% की गिरावट। जी हाँ, 7%। अब अक्सर उद्योग जगत में लोग क्या करते हैं कि ऐसी गिरावट को ये कहकर टाल देते हैं कि शायद त्योहारी सीजन खत्म हो गया है, या ये तो बस एक मौसमी बदलाव है। मतलब कह देते हैं कि दिवाली खत्म हो गई तो बिक्री गिर गई। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है ना, वो ये है कि ये कोई अस्थाई सुस्ती नहीं है। मतलब ये कोई सीजनल चीज नहीं है। ये एक संरचनात्मक बाधा है, जिसे हम स्ट्रक्चरल बैरियर कहते हैं। अच्छा, तो मतलब ये समस्या अर्थव्यवस्था की जड़ों में है। एकदम सही। और ये गिरावट लगातार बढ़ती उत्पादन लागतों, वैश्विक झटकों और ऊंचे करों के कारण उत्पन्न हुई है। और अब ये डिजिटल इंडिया के सामने एक बहुत बड़ी स्थायी दीवार बनती जा रही है। लेकिन भाई ये तो बहुत ही अजीब बात है ना, क्योंकि जब हम अखबार पढ़ते हैं या टीवी पे खबरें सुनते हैं तो हर जगह यही बताया जाता है कि हम दुनिया भर के लिए फ़ोन बना रहे हैं। मतलब मेक इन इंडिया के तहत हमारी फैक्ट्रियों में रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। हाँ, उत्पादन के मामले में तो हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर क्या ये मान लिया जाए कि ये स्मार्टफोन की कमी सिर्फ मोबाइल बनाने वाली कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा है, या मतलब उनकी व्यावसायिक विफलता का नतीजा है, या फिर हमारी अपनी सरकारी नीतियों के भीतर ही कुछ ऐसा है जो आम आदमी को फोन खरीदने से रोक रहा है। देखिए, इस सवाल का जवाब ना हमारी नीतियों के एक बहुत बड़े विरोधाभास में छिपा है। इसे आप सप्लाई साइड यानी उत्पादन और डिमांड साइड यानी खपत, इन दोनों के बीच की एक बहुत बड़ी खाई कह सकते हैं। मतलब बनाने और इस्तेमाल करने के बीच की खाई। बिल्कुल। अगर हम सप्लाई साइड की बात करें तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि सरकार की पीएलआई योजना यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना एक जबरदस्त सफलता रही है। हाँ, पीएलआई के बारे में तो काफी चर्चा होती है। और होनी भी चाहिए, क्योंकि इसी योजना का नतीजा है कि वित्तीय वर्ष 2025 में भारत लगभग 5.45 लाख करोड़ रुपए के बम्पर उत्पादन के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्माता बन चुका है। एक सेकंड रुकिए, तो हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े निर्माता बन गए हैं। हम उत्पादन के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे अपने लोग फोन नहीं खरीद पा रहे हैं। अजीब लगता है ना सुन के। मतलब ये तो ऐसा हुआ कि सरकार किसानों को गेहूं उगाने के लिए तो बहुत भारी सब्सिडी दे रही है, उन्हें खाद और बीज पर छूट दे रही है, लेकिन जब वही गेहूं रोटी बनकर आम आदमी की थाली तक पहुंचता है तो उस पर इतना भारी टैक्स लगा देती है कि इंसान उसे खरीद ही ना पाए और भूखा रह जाए। मतलब क्या हमारी नीतियां सिर्फ कागजों पर उत्पादन दिखाने के लिए हैं? आपकी ये जो उपमा है ना गेहूं और रोटी वाली, ये इस स्थिति को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती है। यही डिमांड साइड की सबसे बड़ी विफलता है। तो असल में हो क्या रहा है वहाँ? देखिए, राज्य का पूरा जोर इस बात पर है कि फोन देश में ही बने। इसके लिए कंपनियों को हजारों करोड़ की छूट और प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।
लेकिन जैसे ही वो फ़ोन फैक्ट्री से निकलकर किसी आम सी दुकान पर पहुंचता है ना, उस पर 18% का भारी भरकम जीएसटी थोप दिया जाता है। 18%? ये तो बहुत ज्यादा है एक आम इंसान के लिए। वही तो, मतलब एक तरफ उत्पादन पर सब्सिडी और दूसरी तरफ खपत पर 18% का टैक्स। इसका सीधा असर ये हो रहा है कि हम दुनिया के लिए तो फ़ोन बना रहे हैं, लेकिन खुद अपने ही देश के नागरिकों के लिए उसे इतना महंगा कर रहे हैं कि वे इस पूरी डिजिटल अर्थव्यवस्था के दायरे से ही बाहर धकेले जा रहे हैं। ये वाकई एक बहुत ही चिंताजनक विरोधाभास है। मतलब सोचने वाली बात है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या सिर्फ ये 18% जीएसटी ही वो इकलौता कारण है जिसने बाजार को इस कदर गिरा दिया है? नहीं, सिर्फ जीएसटी इकलौता कारण नहीं है। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम टैक्स हटा भी दें तो भी क्या फ़ोन सच में सस्ते हो जाएंगे? कहीं इसके पीछे कुछ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला या ग्लोबल सप्लाई चेन का भी तो कोई खेल नहीं है? आपका शक बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। नीतियों के इस विरोधाभास के साथ साथ ना कुछ बेहद गंभीर वैश्विक तकनीकी झटके भी लगे हैं बाजार को। अच्छा, किस तरह के झटके? देखिए, 2026 की शुरुआत में ग्लोबल स्तर पर हार्डवेयर और मेमोरी की कीमतों में जो उछाल आया है, वो सच में डराने वाला है। स्मार्टफोन के अंदर जो डेटा स्टोर करने और प्रोसेस करने की चिप्स होती है ना? वो जो छोटी छोटी काली चिप्स होती है मदरबोर्ड पे। हाँ, बिल्कुल वही। जैसे कि DRAM, इन चिप्स की कीमतों में वैश्विक स्तर पर 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। बाप रे, 50% की बढ़ोतरी। और सिर्फ इतना ही नहीं, NAND फ्लैश जो स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी कीमतों में तो 80 से 90% तक का भारी उछाल आया है। रुको रुको रुको, 80 से 90% का उछाल, मतलब कीमत लगभग दोगुनी हो गई। लगभग दोगुनी, जी हाँ। ये तो आसमान छूने वाली बात हो गई। लेकिन एक मिनट, जो श्रोता इस तकनीकी भाषा को इतना नहीं समझते हैं, उनके लिए इसे थोड़ा सरल करते हैं। एक सस्ते, मान लीजिए 10,000 रुपए वाले बजट फोन में इस DRAM या NAND फ्लैश की क्या अहमियत होती है? मतलब ये कुल लागत का कितना हिस्सा होता होगा? इसे ऐसे समझते हैं, एक स्मार्टफोन मूल रूप से एक छोटा कंप्यूटर ही तो है ना? हाँ, बिल्कुल। जब कोई आम आदमी एक बजट फोन खरीदता है तो वो किसी बहुत महंगे कांच के डिजाइन या फैंसी कैमरे के पैसे नहीं दे रहा होता है। वो मुख्य रूप से उस फोन के दिमाग यानी DRAM और उसके स्टोरेज रूम यानी NAND फ्लैश के पैसे दे रहा होता है। अच्छा, तो मतलब बजट फोन में सबसे महंगी चीज यही होती है? एकदम। और आंकड़े ये बताते हैं कि एक सस्ते बजट फोन की कुल निर्माण लागत का लगभग 43% हिस्सा सिर्फ उसकी इसी मेमोरी का होता है। ओह, 43%? में 90% तक बढ़ जाए तो उस बजट फोन का पूरा अर्थशास्त्र ही चरमरा जाएगा ना। मतलब ये तो वही बात हो गई कि अगर एक घर बनाने में 43% खर्चा सिर्फ ईंटों का है और अचानक से ईंटों के दाम 2 गुने हो जाए, तो भाई घर बनाना तो आम आदमी के लिए नामुमकिन ही हो जाएगा। बहुत सही उदाहरण दिया है आपने। और अगर मैं सही समझ रही हूँ, तो हम ये ईंटें, मेरा मतलब है ये जो चिप्स हैं, ये तो हम बाहर से ही मंगाते हैं, है ना? बिल्कुल, हम आयात करते हैं और यहीं से इस पूरी समस्या में एक और परत जुड़ जाती है। वो कैसे? देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन चिप्स की कीमत बढ़ती है तो वो डॉलर में बढ़ती है और पिछले कुछ समय में भारतीय रुपए के मूल्य में भी लगभग 5% की गिरावट आई है। अच्छा, तो रुपया भी कमजोर हुआ है? हाँ, तो अब इसे जोड़कर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चिप्स की महंगाई, डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी और फिर उसके ऊपर सरकार का वो 18% वाला जीएसटी। ये तो एक पूरा चक्रव्यूह बन गया। बिल्कुल, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसने बाजार में बजट फोन की कीमतों में 25 से 35% तक का सीधा इजाफा कर दिया है। हे भगवान! इसका मतलब है कि जो फोन कुछ समय पहले मान लीजिए 8,000 रुपए का आसानी से मिल जाता था, वो अब 10,500 या 11,000 के पार जा चुका है। ठीक यही हो रहा है जमीनी स्तर पर। और देखिए, ये सिर्फ कोई अर्थशास्त्र के ग्राफ या कंपनियों के व्यापारिक आंकड़े नहीं हैं। ये एक बहुत बड़े सामाजिक संकट की चेतावनी है। सही बात है। क्योंकि बजट फोन अब बाजार से धीरे धीरे गायब हो रहे हैं और इसका सीधा सा मतलब ये है कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस डिजिटल हाईवे से नीचे उतारा जा रहा है। और यहाँ से ना ये चर्चा एक बहुत ही गंभीर मोड़ ले लेती है, क्योंकि अक्सर जब हम कहते हैं कि स्मार्टफोन महंगे हो गए हैं, तो जो शहरी लोग हैं या जो थोड़ा संभ्रांत वर्ग है, उनके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? ओ, अब लोग नई रील नहीं बना पाएंगे, या अब बच्चे गेम नहीं खेल पाएंगे। हाँ, लोग इसे सिर्फ मनोरंजन से जोड़कर देखते हैं। बिल्कुल,
हमें स्मार्टफोन को एक लग्जरी या शौक की तरह देखने की जो मानसिकता है ना, इसे पूरी तरह से बदलना होगा। मतलब आज के समय में क्या ये सिर्फ एक टीवी या कोई फैंसी गैजेट है? बिल्कुल नहीं। ये अब सड़क, बिजली और पानी की तरह ही एक एकदम बुनियादी जरूरत बन चुका है। ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है आज के समय में। और आंकड़े इस बात की चीख चीख कर गवाही देते हैं। जी बताइए। अगर हम भारत के स्वरोजगार करने वाले वर्ग की बात करें ना, जिसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कफोर्स कहते हैं, जिसमें आपके छोटे दुकानदार, डिलीवरी वर्कर्स, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये सब शामिल हैं। हाँ, जो रोज कमाते खाते हैं। बिल्कुल। इस पूरे वर्ग का लगभग 30 से 40% हिस्सा अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से 20,000 रुपए से कम कीमत वाले स्मार्टफोन पर निर्भर है। 20,000 से कम वाले पर? जी हाँ। उनका पूरा व्यापार, उनके ग्राहकों का डिजिटल भुगतान, उनका संपर्क, मतलब सब कुछ उस एक छोटी सी स्क्रीन में ही तो बसा है। सही कहा। और मतलब बात सिर्फ दुकानदारों या डिलीवरी वालों की नहीं है। जरा हमारे किसानों के बारे में सोचिए। एक किसान के लिए स्मार्टफोन कोई टाइम पास करने का साधन नहीं है। वो इसके जरिए मौसम का पूर्वानुमान जानता है। वो ये देखता है कि भाई किस मंडी में उसकी फसल का सही दाम मिल रहा है। बिल्कुल। और जो मजदूर मनरेगा के तहत काम करते हैं, उनके बारे में सोचिए। हाँ, उनका क्या हाल है? उनकी मजदूरी का प्रमाणीकरण, उनकी डिजिटल हाजिरी का पूरा सिस्टम अब पूरी तरह से स्मार्टफोन पर आ चुका है। मतलब अगर उस मजदूर के पास एक काम करने वाला फोन नहीं है, तो वो सरकारी तंत्र में अपनी हाजिरी दर्ज नहीं करा सकता। बाप रे! मतलब सीधे उसकी मजदूरी छिन सकती है एक फोन ना होने की वजह से। एकदम सही। और सिर्फ रोजगार ही नहीं, शिक्षा को ही ले लीजिए। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में भी तो हमने यही देखा है। सरकार दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी शिक्षा प्रणाली का बहुत तेजी से डिजिटलीकरण कर रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा कदम है। कदम बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी एक कीमत है। वही तो। अगर एक गरीब परिवार 11,000 रुपए का फोन नहीं खरीद सकता, तो उनका बच्चा उस नई शिक्षा प्रणाली से तो हमेशा के लिए कट जाएगा। ये तो पीढ़ियों का नुकसान है। यही इस पूरी समस्या का सबसे मूल बिंदु है। देवाशीष पांडा जी भी यही समझाना चाह रहे हैं। जब कोई एक उपकरण लोगों की आजीविका, उनकी शिक्षा, उनके सरकारी अधिकारों और पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है, तो क्या कोई भी कल्याणकारी राज्य उस उपकरण को एक आम आदमी की पहुंच से इतना दूर जाने दे सकता है? बिल्कुल नहीं, जाने ही नहीं देना चाहिए। तो अगर ये 18% जीएसटी इस दीवार का एक इतना बड़ा हिस्सा है, तो सरकार बस इस टैक्स को कम क्यों नहीं कर देती? मतलब बाहर से देखने पर तो समाधान बहुत सीधा सा लगता है। लगता तो है, पर इतना आसान है नहीं। हाँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि वित्त मंत्रालय इस पर तुरंत ये तर्क देगा कि भाई अगर हम करोड़ों बजट फोन्स पर टैक्स 18% से घटाकर सीधा 5% कर देंगे, तो सरकारी खजाने को तो रातों रात हजारों करोड़ का नुकसान हो जाएगा। क्या देबाशीष पांडा जी के लेख में इस चिंता का कोई जवाब दिया गया है? जी बिल्कुल दिया गया है। देबाशीष पांडा जी ने इसका बहुत ही गहरा और एकदम व्यवहारिक समाधान सुझाया है। अच्छा, क्या है वो समाधान? उन्होंने एक 3-pronged स्ट्रैटेजी यानी 3 सूत्रीय रणनीति का प्रस्ताव रखा है। अच्छा। और जो आपकी चिंता है ना राजस्व के नुकसान की, उसका जवाब उनकी पहली रणनीति में ही छिपा है, जिसे वे टियर्ड जीएसटी सुधार कहते हैं। टियर्ड जीएसटी सुधार मतलब अलग-अलग कीमत के लिए अलग जीएसटी? एग्जैक्ट सही। उनका स्पष्ट प्रस्ताव है कि 20,000 रुपए से कम कीमत वाले स्मार्टफोन्स पर जीएसटी को 18% से घटाकर तुरंत 5% कर देना चाहिए। लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है, सरकारी खजाने के नुकसान का क्या होगा? देखिए, यहीं पर टैक्स का गणित थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, जिसे समझना बेहद दिलचस्प है। अर्थशास्त्र में ना एक तकनीकी समस्या होती है जिसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर? ये क्या होता है? इसे एक बहुत आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई बेकरी है जो पिज्जा बनाती है। ठीक है, पिज्जा बेकरी। अगर सरकार पिज्जा बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, जैसे मान लीजिए आटा है, चीज है, उस पर 5% टैक्स लगाती है। लेकिन जब वो पूरा पिज्जा बनकर तैयार हो जाता है और बिकने के लिए जाता है, तो उस पर 18% टैक्स लगा देती है। तो आप बताइए इसका क्या नतीजा होगा? नतीजा ये होगा कि बेकरी वाला शुरुआत में जब सामान खरीदता है तो कम टैक्स देता है, लेकिन अंत में जब पिज्जा बेचता है तो उसे सरकार को बहुत ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ता है। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया में होता क्या है कि निर्माताओं द्वारा चुकाया गया वो जो अतिरिक्त टैक्स है ना, वो सरकार के खाते में इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी के रूप में जमा हो जाता है। अच्छा। और मोबाइल उद्योग के मामले में ठीक यही हो रहा है।
मोबाइल बनाने वाली कंपनियां जो कच्चे पुर्जे आयात करती हैं, उन पर लगने वाला कर कम है। हाँ, सरकार तो उन्हें छूट दे रही है वहाँ। लेकिन जो अंतिम फोन बनकर निकलता है, उस पर 18% जीएसटी है। इसके कारण इन कंपनियों का हजारों करोड़ रुपए सरकार के पास फंस जाता है, जिसका वे कोई इस्तेमाल ही नहीं कर पाती। ओहो, मतलब उनका कैश फ्लो या नकदी का प्रवाह पूरी तरह से रुक जाता है। और इस नुकसान की भरपाई वे कैसे करती होंगी? कैसे करेंगे? वे चुपचाप फोन की कीमत बढ़ा देती हैं। 20,000 रुपए से कम के फोन पर जीएसटी घटाकर 5% कर देना, तो ये जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या है, ये रातों रात सुलझ जाएगी। मतलब कंपनियों का जो पैसा फंसा हुआ है वो फंसना बंद हो जाएगा। बिल्कुल, लागत कम होगी, फोन सस्ते होंगे, और सबसे जरूरी बात, फोन सस्ते होने से बाजार में मांग और बिक्री इतनी तेजी से बढ़ेगी कि उस बढ़े हुए वॉल्यूम से सरकारी खजाने की भरपाई अपने आप हो जाएगी। अरे वाह, मतलब सरकार का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि घरेलू उत्पादन और ज्यादा मजबूत होगा। एकदम सही। ये तो सच में एक तीर से दो शिकार करने वाली बात हुई। चलिए, टैक्स की समस्या तो सुलझ गई, लेकिन जो हम दुनिया भर से इतने महंगे चिप्स मंगा रहे हैं, उनका क्या हमेशा इन विदेशी झटकों के रहमो करम पर ही रहेंगे? देखिए, इस विदेशी निर्भरता को तोड़ने के लिए ही पांडा जी ने अपनी दूसरी रणनीति सुझाई है, और वो है पीएलआई का विशेष विस्तार। पीएलआई का विस्तार। जी। अभी क्या हो रहा है कि हम पीएलआई योजना के तहत उत्पादन के रिकॉर्ड तो बहुत बना रहे हैं, लेकिन उसका ज्यादातर फायदा हाई एंड या महंगे फोन बनाने वाली कंपनियों को ही मिल रहा है। अच्छा, यानी हम सिर्फ एप्पल और सैमसंग के जो महंगे मॉडल्स हैं, उन्हें बना के खुश हो रहे हैं। हाँ, जबकि बजट फोन्स के मामले में हमारा लोकल वैल्यू एडिशन यानी स्थानीय मूल्य संवर्धन अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर है। मतलब हम सिर्फ पुर्जे जोड़ रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो बिल्कुल यही है। हम सस्ते फोन के लगभग सभी अहम पुर्जे बाहर से मंगाते हैं और यहाँ सिर्फ उन्हें पेंच कसकर जोड़ देते हैं, असेंबल कर देते हैं। तो दूसरी रणनीति क्या कहती है? दूसरी रणनीति ये कहती है कि सरकार को कम कीमत वाले फोन सेगमेंट के कल पुर्जे, जैसे कि स्क्रीन हो गई, बैटरी हो गई और बेसिक चिप्स हो गई, इन्हें भारत में ही बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। बिल्कुल, इससे हम भविष्य में मेमोरी चिप्स की जो वैश्विक महंगाई की मार है ना, उससे खुद को काफी हद तक बचा सकेंगे। ये भी पूरी तरह तार्किक बात है। अपना इकोसिस्टम खुद बनाओ। लेकिन मान लीजिए हमने टैक्स भी कम कर दिया और कुछ पुर्जे भी देश में बना लिए। ठीक है। फिर भी अगर कोई गरीब दिहाड़ी मजदूर है या एक छोटा किसान है जो आज भी 8 या 10,000 रुपए का फोन एक मुश्त नहीं खरीद सकता, मतलब उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो क्या किया जाए? क्या इस रणनीति का कोई तीसरा हिस्सा भी है जो सीधे उस आखिरी इंसान तक मदद पहुंचा सके? बिल्कुल है, और सच कहूं तो ये तीसरी रणनीति सबसे ज्यादा साहसिक और सीधे असर करने वाली है। अच्छा, वो क्या है? ये है डायरेक्ट कंज्यूमर सब्सिडी, यानी उपभोक्ता को फोन खरीदने के लिए सीधी आर्थिक मदद देना। सीधी मदद? हाँ, पांडा जी का सुझाव है कि डिजिटल भारत निधि में जमा करोड़ों रुपए का इस्तेमाल सीधे फोन खरीदारों को सब्सिडी देने में किया जाना चाहिए। एक सेकेंड, ये डिजिटल भारत निधि क्या है? इसे पहले यूएसओएफ यानी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड कहा जाता था। इस फंड में टेलीकॉम कंपनियों से लिया गया भारी भरकम पैसा सालों से जमा है। मोर मजे की बात यह है कि इसका मूल उद्देश्य ही दूर दराज के इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाना है। एक मिनट रुकिए, क्या कोई सरकार सच में लोगों को फोन खरीदने के लिए सीधे पैसे देती है? मतलब क्या दुनिया में कहीं भी ऐसा हुआ है कि कोई नागरिक दुकान पर फोन खरीदने जाए और सरकार कहे, लो गई, इसका कुछ हिस्सा हम चुका देते हैं? ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। इसका सबसे हालिया और सबसे सफल उदाहरण हमारे ही पड़ोसी देश चीन का है। चीन ने ऐसा किया है? बिल्कुल। 2024 में जब चीन की घरेलू अर्थव्यवस्था धीमी पड़ी और वहां सस्ते स्मार्टफोन की मांग गिरने लगी, तो उन्होंने सीधे कंज्यूमर मॉडल लागू कर दिया। मतलब उन्होंने सीधे सब्सिडी दी? जी हाँ, चीन ने बजट फोन खरीदने वालों को फोन की कीमत पर 15% की सीधी सब्सिडी दी थी। बाप रे, 15% की छूट सीधे सरकार की तरफ से। और उसका परिणाम क्या रहा? परिणाम बहुत ही चौंकाने वाला था। इस एक कदम से न केवल चीन के ग्रामीण और निम्न आय वर्ग में फोन की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया, बल्कि उस अचानक बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए उनकी अपनी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पूरी ताकत के साथ वापस पटरी पर आ गई। अरे वाह, मतलब दोनों तरफ से फायदा। बिल्कुल।
और पांडा जी का तर्क है कि भारत भी इसी मॉडल को अपना सकता है। ये तो बहुत ही शानदार आइडिया है। सोचिए, अगर कोई ग्रामीण नागरिक या कोई महिला अपना पहला स्मार्टफोन खरीद रही है, तो डिजिटल भारत निधि से सीधे उनके बैंक खाते में या फिर फोन के बिल में सब्सिडी दी जा सकती है। इससे जो डिजिटल डिवाइड है ना, वो तुरंत कम होगा। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो तस्वीर कुछ इस तरह बनती है। हमने जैम ट्रिनिटी के जरिए डिजिटल इंडिया का एक बेहद खूबसूरत और मजबूत महल खड़ा किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वैश्विक स्तर पर जो महंगी होती मेमोरी चिप्स हैं, रुपए की जो कमजोरी है और सबसे बढ़कर जो 18% जीएसटी की हमारी घरेलू नीति है, उसने उस महल के मुख्य दरवाजे पर एक बहुत ही महंगा ताला जड़ दिया है। बहुत खूब कहा आपने। मतलब नीतियां कुछ इस तरह उलझी हुई हैं कि हम फोन बनाने वाले को तो पैसा दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं, लेकिन जो आम आदमियों से इस्तेमाल करेगा उस पर टैक्स का भारी बोझ डाल रहे हैं। यही तो वो विरोधाभास है जिस पर हमने शुरुआत में बात की थी। और देबाशीष पांडा जी का ये 3 सूत्रीय समाधान, यानी 20,000 रुपए से कम के फोन पर जीएसटी को 5% करना, कम कीमत वाले फोन के लिए पीएलआई का विस्तार करना और सीधे ग्राहकों को सब्सिडी देना, ये तीनों कदम उस ताले को तोड़ने की मास्टर चाबी बन सकते हैं। बिल्कुल सही। और ये पूरी चर्चा हमें ये भी याद दिलाती है कि ये मुद्दा सिर्फ मोबाइल कंपनियों के बैलेंस शीट या उनके मुनाफे के बारे में बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं। ये भारत के करोड़ों लोगों को एक आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाए रखने की लड़ाई है। ये उन्हें उस सिस्टम से जोड़े रखने के बारे में है जहां उनकी शिक्षा, उनका रोजगार और उनका बैंक खाता मौजूद है। अगर इसे हम एक वाक्य में कहें ना, तो ये केवल गैजेट की बात नहीं है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन और भविष्य के सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल 100% की बात कही आपने। तो आज के इस विश्लेषण से हमने ये बहुत अच्छी तरह समझ लिया कि स्मार्टफोन की जो ये गिरती पहुंच है, इसके पीछे क्या अर्थशास्त्र काम कर रहा है और इसकी क्या व्यावहारिक समाधान हो सकते हैं। जी। लेकिन हर बार की तरह इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आप सभी के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर सच में बहुत गहराई से सोचा जाना चाहिए। बिल्कुल, बताइए। देखिए, हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि स्मार्टफोन अब पानी, सड़क या बिजली की तरह ही एक बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। लेकिन अगर हम इस तर्क को इसके अंतिम छोर तक ले जाएं, मतलब अगर भविष्य में सरकारें सच में इसे एक बुनियादी सार्वजनिक उपयोगिता या पब्लिक यूटिलिटी मान लें और इंटरनेट व बेसिक स्मार्टफोन को आम लोगों के लिए लगभग मुफ्त कर दें, तो क्या इससे एक आम नागरिक, सत्ता व्यवस्था और बड़ी टेक कंपनियों के बीच जो शक्ति का संतुलन है, यानी जो पावर डायनामिक है, वो हमेशा के लिए बदल नहीं जाएगा? ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्या आने वाले कल में जैसे आज हमारे पास भोजन और शिक्षा का अधिकार है, वैसे ही हार्डवेयर और डिजिटल दुनिया तक मुफ्त पहुंच एक नया मौलिक अधिकार बन सकता है? और अगर ऐसा सच में हुआ, तो उस डिजिटल दुनिया के नियम कौन तय करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे और आपके डिजिटल भविष्य की पूरी रूपरेखा को बदल कर रख सकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।